हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास में। पिछले वीडियो में हमने रामायण काल, महाभारत काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, उस समय भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसको महाजनपद काल कहा जाता है। वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय को कहा जाता है। इस समय संपूर्ण भारत जो है वो 16 बड़े महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमको जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और हेनसांग की रचना शिवकी से प्राप्त होती है कि महाजनपद काल के समय जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन 16 महाजनपदों में एक जनपद था चेदी महाजनपद। एक जनपद का नाम क्या था? चेदी महाजनपद। और इस चेदी महाजनपद का जो राजधानी था वो था शक्तिमती। और माना जाता है कि यही चेदी महाजनपद आगे चलकर अभ्रंश होते होते क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो है इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत था उस महाजनपद काल में। इसी तरह एक और जनपद था अवंती जनपद। इसके दो हिस्से थे, एक उज्जैन और एक था महिष्मती। ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा इस अवंती जनपद के अंतर्गत इस महिष्मती क्षेत्र में भी आता था। तो इस तरह महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उसमें से चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद का हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। इस मगध साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली था। फिर यहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने पूरे भारत पर अपना सत्ता स्थापित प्रारंभ किया। इसी मगध साम्राज्य में एक वंश हुआ, मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से किया था। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार किया और इसी मौर्य वंश का एक सम्राट हुआ कौन? अशोक, जिसके साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो अगला हम महाजनपद काल के बाद कौन सा पढ़ेंगे? मौर्य काल। महाजनपद के बाद क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में जानकारी हमको दो प्रमुख चीजों से प्राप्त होती है। एक चीनी यात्री आया था हेनसांग, उसकी रचना शिवकी से, और सम्राट अशोक के कलिंग अभिलेख से हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक सम्राट अशोक का शिलालेख जो है वो सरगुजा जिले में जो रामगढ़ की पहाड़ी है वहां के सीता बेंगरा की गुफा और जोगी मारा की गुफा से प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा से प्राप्त हुआ है। ये जो शिलालेख प्राप्त हुआ है इसकी जो भाषा है वो है पाली और जो लिपि है वो है ब्राह्मी। लिपि जो है कौन सी है? ब्राह्मी। तो मौर्य सम्राट अशोक का जो शिलालेख है या अभिलेख जो है वो सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी के सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा से प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा है पाली और लिपि क्या है? ब्राह्मी। इसी रामगढ़ की पहाड़ी का जो सीता बेंगरा की गुफा है इसको विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहा जाता है। सीता बेंगरा की गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवदासी सुतनुका और देवदत्त नामक नृतक का जो है प्रेम गाथा लिखा हुआ है। देवदासी सुतनुका और देवदत्त नृतक थे, उसका प्रेम गाथा लिखा हुआ है। कहानी है कि उस समय जो राजा थे सरगुजा के, उन्होंने सीता बेंगरा में नाट्यशाला बनाने के लिए बाहर से एक नृतक को बुलाया था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त यहाँ छत्तीसगढ़ आए। सीता बेंगरा में उन्होंने क्या बनाना चालू किया? नाट्यशाला बनाना चालू किया और उनको एक पूजा पाठ करने वाली, मंदिर में पूजा पाठ करने वाली जो सुतनिका थी देवदासी, उनसे उनको क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है।
जब देवदत्त जो है अपना प्रेम का इजहार करने किससे, सुखदुका से, तो वो मना कर देती है। तो मना करने के बाद जो देवदत्त है वो पूरा अपना प्रणय गाथा, अपना जो प्रेम है सुखदुका के प्रति, उसको पूरा किसमें, सीता बेगरा की गुफा में लिख देता है। वही जो है सीता बेगरा की गुफा में लिखा हुआ है, जिसकी भाषा पाली है, लिपि क्या है, ब्राह्मी है। क्लियर है। इसके अलावा हमको छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों से मौर्यकालीन आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं कहां से, छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों से, जैसे जांजगीर चांपा में 2 जगह, जांजगीर चांपा में 2 जगह से प्राप्त हुआ है। एक प्राप्त हुआ है कहां से, अकलतरा से, और एक प्राप्त हुआ है ठठारी से। अकलतरा और ठठारी, है ना। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि मौर्य काल का सबसे ज्यादा सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप आंसर देंगे कौन सा, अकलतरा। अकलतरा में मौर्यकालीन सबसे ज्यादा सिक्का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रायगढ़ के बारगांव, रायगढ़ का कौन सा, बारगांव, और साथ ही बिलासपुर से भी हमको आहत सिक्के प्राप्त हुए। बिलासपुर से हमको आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो आहत सिक्का है वो जांजगीर चांपा के कहां से, अकलतरा और ठठारी से, रायगढ़ के बारगांव से और बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मौर्यकालीन मुद्रा जो है वो 2 जगहों से प्राप्त हुआ है, और दोनों जो है वो रायपुर में है। एक है तारापुर और एक है उड़ेगा। तारापुर और उड़ेगा, ये 2 जगहों से हमको मौर्यकालीन मुद्रा प्राप्त हुए हैं। इतनी जानकारी हमको कहां से मिलती है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। इसके बाद मौर्य काल के बाद छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का शासन रहा। तो अगला मौर्य काल के बाद छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। सातवाहन वंश, इन सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। सातवाहन वंशों की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, जो वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है। प्रतिष्ठान किसको कहा जाता है, वर्तमान जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वही प्रतिष्ठान कहलाता था, जो सातवाहन राजाओं की क्या थी, राजधानी थी। सातवाहन वंश के बारे में क्लियरली जानकारी नहीं मिला है, लेकिन इन राजाओं को, इन सातवाहन वंश के राजाओं का कुछ यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या मिले हैं, अभिलेख या शिलालेख वगैरह चिन्ह मिले हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो जांजगीर चांपा में जो डबरा तहसील है वहां पर एक गांव है जिसका नाम है किकारी गांव। जांजगीर चांपा का डबरा तहसील का किकारी गांव है। यहाँ पर तालाब में, किकारी गांव के तालाब में सातवाहन वंश के शासकों का एक क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ मिला है। तो जांजगीर चांपा के डबरा तहसील के किकारी गांव के तालाब में सातवाहन वंश के शासकों का एक क्या मिला है, काष्ठ स्तंभ मिला है। कब इसको खोजा कब गया है, 1921 में खोजा गया है, और ये वर्तमान में रायपुर के गुरु घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित है। क्लियर है। इसके बाद इसी वंश का एक राजा था जिसका नाम था अपीलक। राजा कौन था, अपीलक। सातवाहन वंश का राजा था अपीलक, और इस राजा अपीलक का मुद्रा प्राप्त हुआ है 2 जगह से। राजा अपीलक का मुद्रा प्राप्त हुआ है 2 जगह से। एक प्राप्त हुआ है बालपुर जो जांजगीर चांपा में है, और एक प्राप्त हुआ है मल्हार जो बिलासपुर। ठीक है। तो सातवाहन वंश से राजा अपीलक का मुद्रा प्राप्त हुआ है कहां से, बालपुर जांजगीर चांपा और मल्हार बिलासपुर से। इस वंश का एक और राजा है जिसका नाम है कुमार बदत्त श्री। कौन है, कुमार बदत्त श्री। इसका शिलालेख प्राप्त हुआ है जांजगीर चांपा के गुंजी से, जिसको दमाऊ दरहा भी कहा जाता है। दमाऊ दरहा भी कहा जाता है, जो कहां है, जांजगीर चांपा में स्थित है। तो राजा अपीलक का मुद्रा प्राप्त हुआ है जांजगीर चांपा के बालपुर और बिलासपुर के मल्हार से, और इसी सातवाहन वंश के राजा कुमार बदत्त श्री का शिलालेख प्राप्त हुआ है कहां से, जांजगीर चांपा के गुंजी, जिसको जमाऊ दरहा के नाम से भी जाना जाता है। इस सातवाहन वंश का रोमन कालीन सिक्का, ठीक
ठीक है। इस सातवाहन वंश के समय जो सातवाहन वंश के लोग थे, है ना, या शासक थे, वो रोम से भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो रोम का जो सिक्का है सातवाहन वंश के काल का, रोमन कालीन सिक्का, है ना, रोमन सिक्का, रोमन कालीन लिखेंगे, रोमन सिक्का, सातवाहन वंश के समय का रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से, चकरबेड़ा से, ठीक है, चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। और ये चकरबेड़ा कहां स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, ठीक है, बिलासपुर में स्थित है चकरबेड़ा, जहां से क्या मिला है, सातवाहन वंश के समय का रोमन सिक्का, सातवाहन समय का रोमन सिक्का। इसी सातवाहन वंश के समय का लेखयुक्त प्रतिमा, लेखयुक्त प्रतिमा, लेखयुक्त प्रतिमा ये प्राप्त हुआ है बूढ़ी खार बिलासपुर से। सातवाहन वंश के समय का लेखयुक्त प्रतिमा बूढ़ी खार बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सातवाहन का गौड़ लेख, सातवाहन वंश के समय का गौड़ लेख जो है वो दुर्ग के भांदल से प्राप्त हुआ है। दुर्ग का भांदल क्षेत्र से, जो दुर्ग में है भांदल क्षेत्र, वहां से हमको क्या मिला है, सातवाहन वंश का गौड़ लेख प्राप्त हुआ है। साथ ही एक और है सेमर साल, सेमर साल, सेमर साल और भांदल जो दुर्ग में है, यहाँ से सातवाहन वंश के काल का क्या मिला है, गौड़ लेख प्राप्त हुआ है। सातवाहन वंश के तांबे के आयताकार सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश के समय के आयताकार सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें हाथी, नाग और स्त्री का चित्र बना होता है ना। सातवाहन वंश के समय का हमको आयताकार तांबे का सिक्का मिला है, जिसमें एक ओर हाथी और दूसरी ओर नाग या स्त्री का क्या बना होता है, चित्र बना होता है। हेनसाम की जो रचना है सीयू की, उसके अनुसार सातवाहन वंश के शासकों ने एक दार्शनिक थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध भिक्षु थे, नागा अर्जुन, है ना। ये जब छत्तीसगढ़ आए थे तो सातवाहन वंश के शासकों ने इस नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघाराम का भी निर्माण किया था। इतना साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ से किस वंश के बारे में, सातवाहन वंश के शासकों के बारे में या सात वंश के बारे में प्राप्त होता है, ठीक है। सातवाहन वंश के बाद छत्तीसगढ़ में शासन रहा कुषाण वंश का। सातवाहन वंश के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किस वंश का रहा, कुषाण वंश का। लेकिन कुषाण वंश के बारे में ज्यादा जानकारी छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त नहीं होता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से इस कुषाण वंश का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है खरसिया तहसील के तेलीकोटा से, है ना। रायगढ़ का जो खरसिया तहसील है वहां पर एक गांव है तेलीकोटा, यहां से हमको कुषाण वंश के काल का क्या मिला है, स्वर्ण सिक्का मिला है। साथ ही तांबे का सिक्का मिला है कहां से, बिलासपुर से, है ना। तो सोने का सिक्का कुषाण वंश का रायगढ़ के तेलीकोटा से मिला है, और तांबे का सिक्का हमको कहां से प्राप्त हुआ है, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। इन दोनों साक्ष्यों से कहा जाता है कि सातवाहन वंश के बाद छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासक रहा है, कुषाण वंश का शासन रहा है। कुषाण वंश के बाद एक वंश है जिसका शासन छत्तीसगढ़ में माना जाता है, वो है मेघ वंश। इन्होंने थोड़े ही समय के लिए शायद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया होगा, इसीलिए इनकी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल 2 राजा शिवमेघ और यमेघ, शिवमेघ और यमेघ, इन 2 राजाओं का नाम उल्लेख है जो किस वंश से संबंधित है, मेघ वंश से संबंधित है। तो इतनी जानकारी मिलती है जिससे कहा जाता है कि मौर्य वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद कुषाण वंश और कुषाण वंश के बाद मेघ वंश का शासन इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुप्त काल का आगमन होता है, या गुप्त काल के राजाओं ने शासन किया, और उस समय कुछ क्षेत्रीय राजवंश ने भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया, जिसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।